नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है और जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं दोस्तों, आज हम वर्क करने वाले हैं रीट के 2017 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन मैथ्स में आए थे, सारे के सारे 30 क्वेश्चन, उनका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका मैं आज आपको सोल्यूशन देने वाला हूं। ज़्यादा आपको लेट नहीं करूंगा। आज की इस पूरी वीडियो के अंदर पूरे डिटेल से ये सारे क्वेश्चन मैं समझाने वाला हूं। तो आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन आए हैं रीट में आपको पता चलेगा और आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल का एग्जाम जो है वो आने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, लेकिन बहुत ईजी था ये क्वेश्चन। दो घनों के आयतनों का अनुपात, क्या कह रहा है? दो घनों के आयतनों का अनुपात अपने को दे रखा है 27:64। उनके पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं इस चीज की। हमसे बात किसकी कर रहा है? घन की। हमसे बात कर रहा है घन की। और घन क्या है? 6 वर्गों से मिलकर बनी आकृति है। क्या है? 6 वर्गों से मिलकर बनी आकृति। क्या है? घन। इस तरीके का एक डब्बा है दोस्तों, ठीक है ना, जो कितने वर्गों से मिलकर बनी है? 6 वर्गों से मिलकर। इसके 3 फॉर्मूले जो हैं वो आपको याद करने होते हैं। एक तो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपको याद करना है 6a²। अब ये फॉर्मूले आए कैसे, इसकी भी मैं आपको एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूले। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 6a²। एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। यहां a क्या है? इसकी भुजा है। a क्या है? साइड ऑफ द क्यूब। a क्या है? साइड ऑफ द क्यूब। एक होता है आयतन। एक होता है आयतन। आयतन होगा दोस्तों a³, a की पावर 3। एक इसका एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी याद रखना है, कई बार पूछा जा सकता है। विकर्ण, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण होता है दोस्तों a√3। तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ये चारों फॉर्मूले घन से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसके घनों का अनुपात। 2 घन है, ऐसे 2 डब्बे हैं, उनके घनों के आयतनों का अनुपात अपने को दे रखा है 27:64। अब करना क्या है दोस्तों? हम आयतन निकाल रहे हैं। मैंने लिखा वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2। वॉल्यूम मतलब आयतन। तो वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 मुझे दे रखा है 27/64। ये मुझे दे रखा है, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से देखिए। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। आयतन मुझे दे रखा है a³/a³। एक को मैंने छोटा मान लिया, एक को मैंने कैपिटल मान लिया, क्योंकि हमारे पास ऐसे 2 घन हैं। हमारे पास ऐसे 2 घन हैं। एक घन की भुजा मैंने छोटा a मान लिया, स्मॉल a, और एक घन की भुजा मैंने मान ली कैपिटल A, ठीक है ना। तो a³/a³। इसको मैं 3/4 की पावर 3 लिख सकता हूं। ध्यान से देखिए। 27 क्या होता है? 3 की क्यूब होता है। 3 × 9, 9 × 27। 64 क्या होता है? 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है ना। अब पावर 3 से ये 3 कट जाएगा, स्मॉल a/a आ जाएगा अपने पास 3/4। अपने पास दोनों की भुजाओं का अनुपात आ गया। 2 घन हैं, उनकी क्या आ गया? भुजाओं का अनुपात आ गया। जो बटा में लिखी जाती है वो अनुपात ही होता है। हमसे पूछा है पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या पूछा है हमसे? क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 हैं आपके पास, संपूर्ण पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय। 2 क्षेत्रफल हैं, एक तो संपूर्ण पृष्ठीय और एक वक्र पृष्ठीय। जब तक आपको क्वेश्चन में बोला ना जाए कि कौन सा पृष्ठ है, तब तक आपको सारा ही निकालना है। संपूर्ण का मतलब होता है सभी, और वक्र का मतलब होता है सिर्फ दीवारें। इसकी चारों दीवारें, छत और फर्श, यानी कि टॉप और बॉटम हम छोड़ देते हैं किसमें? वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में। इसकी मैं आपको बता चुका हूं कि डिटेल वीडियो बना दूंगा अलग से। तो अपने को जो ज्ञात करना है वो ये ज्ञात करना है दोस्तों, 6a²/6a²। ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये ज्ञात करना है। तो 6 से 6 तो गया कट। a² मतलब इसकी स्क्वायर और कैपिटल A की स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ये। तो बेटा a 3/4 है, और 3 की स्क्वायर हो जाएगी 9, और 4 की स्क्वायर हो जाएगी 16। आंसर आपके सामने है 9:4।
16। कौन सा ऑप्शन टिक होगा? ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बता दीजिए क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। एक बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 264 वर्ग मीटर। 2017 में यह क्वेश्चन आया है। एक बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने को 264 वर्ग मीटर दिया है। इसका आयतन भी दिया है हमें 1848 वर्ग घन मीटर। और खंभे की हमसे क्या पूछ रहा है? ऊंचाई। तो इसकी भी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं। होता क्या है बेलनाकार? ये देखो ये बेलन है, ठीक है ना। ये क्या है? बेलन है, ठीक है ना। ये बेलन है। इस बेलन की ये त्रिज्या है, रेडियस, और ये इस बेलन की क्या है? ऊंचाई है, हाइट, ठीक है ना। अपने को कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसके भी मैं आपको तीनों फॉर्मूले लिख देता हूं। सबसे पहले इसका भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो लिख देता हूं। वो होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और कई बुक्स में आपको ये मिल जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। फिर होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसको बोलते हैं टीएस से, टोटल सरफेस एरिया। इसको बोलते हैं सीएस से, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच, ठीक है। और एक होता है आयतन। एक होता है आयतन जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं वॉल्यूम। इंग्लिश में बोल दिया जाता है वॉल्यूम। और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। ये हमें फॉर्मूले लर्न करने हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 264। तो 2 पाई आर एच हमें दे रखा है 264। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यही होता है। और ये हमें दे रखा है 264। उसके बाद कह रहा है आयतन इतना। तो देखो आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच और इसके बराबर में रख देंगे 1848। ये दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये मैंने क्या किया है, देखो मुझे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया था 264, मैंने फॉर्मूला लगाया इक्वल में रख दिया। मुझे आयतन दिया था 1848, मैंने फॉर्मूला लगाया इक्वल में रख दिया। अब दोस्तों ना तो मुझे इसकी आर पता है त्रिज्या, ना मुझे इसकी ऊंचाई पता है हाइट, ठीक है ना। दोनों में से एक भी पता होता तो मैं कुछ निकाल लेता। मुझे क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। मुझे क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई। तो ना तो मुझे आर पता है ना मुझे एच पता है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का भाग दे देता हूं। सबसे शॉर्ट मेथड बता रहा हूं आपको। इक्वेशन सेकंड है पाई आर स्क्वायर एच और इक्वेशन फर्स्ट है 2 पाई आर एच। अब मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया कि मैंने इसका भाग ही दिया। भाई मुझे क्या सपने आते हैं कि मैंने इसका भाग दिया है, लेकिन मुझे कैलकुलेशन आती है। कैलकुलेशन जिसकी स्ट्रोंग होगी ऑब्वियसली बात है वो बाकी बच्चों से आगे निकलेगा। ये 7 से कट रहा है, 2 7 14 होता है और 4 7 28 होता है। इसको 264 को 7 से काटेंगे तो 1848 आएगा। ये कट रहा है इसलिए मैंने भाग दे दिया। यहां पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, एच से एच कट गया, ऊपर बच गया सिर्फ आर। और ये वाला 2 उधर चला जाएगा गुणा में। आर आ गया 14 मीटर, आर आ गया 14 मीटर। मुझे आर ज्ञात नहीं करना था, मुझे तो ऊंचाई ज्ञात करनी थी। अब ये वाली आर की वैल्यू चाहे मैं इसमें रख दूं चाहे इसमें रख दूं, दोनों से आंसर आ जाएगा। मैं फर्स्ट में रख रहा हूं 2 पाई, पाई की वैल्यू है 22/7 और आर कितनी निकाली? 14। और एच मुझे ज्ञात करनी है। एच मुझे क्या करनी है? ज्ञात करनी है। और कुछ नहीं करना है बस। अब h इज इक्वल टू, इसको काट दो, 7 दूनी 14, h बराबर उधर से 264 पड़ा है, ये 7 इधर कट गया, गुणा में कुछ नहीं आएगा। ये दोनों चीजें, तीनों चीजें भाग में चली जाएंगी, डिवाइड में चली जाएंगी। आप काट सकते हैं। देखिए 22 का पहाड़ा आता है, आपको पहाड़े सीखने ही पड़ेंगे अगर स्पीड ज्यादा करनी है तो। वैसे रीट में ज्यादा स्पीड की जरूरत नहीं पड़ती है, आपकी एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है। 22 एकम 22, क्या बच गया? 4 बच गया। 44 हो गया, 22 दूना 44, ठीक है ना। 2 एकम 2, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 3 6। एच का मान आ गया 3 मीटर, है ऑप्शन में।
h का मान आ गया 3 मीटर, बिल्कुल ऑप्शन में है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा हो गया। लीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पाई चार्ट में से है। क्या है? पाई चार्ट। अपने को एक इस तरीके से सर्कल बना के दिया गया है और उसमें यह बताया गया कि गणित में 93 डिग्री, विज्ञान में 87 डिग्री, अंग्रेजी में 72 डिग्री और हिंदी में 108 डिग्री का कोण दिया गया है। और ये एक वृत्ताकार आकृति हमें दी गई है। हमें एक बात का खास करके ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो वृत्त है उसके सभी एक बिंदु पे सभी जो कोणों का योग होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। ये बिल्कुल छोटे से छोटे बच्चे को भी पता होता है और आपको इसी बात को दिमाग में रख के ये क्वेश्चन आंसर करना है। इस पे बेस्ड पेपर में 2017 में 2 क्वेश्चन आए थे, हम बारी बारी से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां लिख दिया है, सेकंड हम जस्ट इसके बाद लिखेंगे। तो याद रखना है आपको कि इस बिंदु के सभी तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, सीमा द्वारा सभी विषयों में, सभी मतलब ये चारों विषय, सभी विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 480। टोटल जो इनका योग है, जितने भी उसने अंक प्राप्त किए हैं उनका योग कितना है? 480। और सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए? 4 ऑप्शन हमारे सामने है। बिल्कुल सिंपल सी एक बात आपको ध्यान रखनी है, गणित में अंक ज्ञात करने हैं। गणित की डिग्री कितनी है? गणित की डिग्री है 93 डिग्री। गणित में कोण कितना है? 93 डिग्री। अब ये 93 जो डिग्री है ये किसका हिस्सा है? ये इन सभी का हिस्सा है ना टोटल, तो 360 का ही तो हिस्सा है। ये कह सकते हैं कि 360 हिस्सों में से 93 हिस्से किसके हैं? गणित के। 93 पार्ट्स किसके हैं? 360 पार्ट्स में से कितने किसके हैं? मैथ्स के, यानी कि गणित के। अब ये इतने हिस्से हैं और कुल योग कितना है? 480। ये आपका गुणा में हो जाएगा। बस इसका आपको मेथड याद रखना होता है, जितनी भी चीजों का टोटल दिया जाएगा वो आएगा गुणा में, जितने कोण आएंगे वो आएंगे ऊपर और कोणों का योग आएगा नीचे। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। 0 से 0 गई कट। इसको आप क्या करें? 6 के पाड़े से काट दें। 8 6 48, 6 कम से कम 36। समझ रहे हो बात? और कट सकता है 4 3, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अब 3 से इधर काट दो, 3 3 9, 3 एकम 3, क्या बच गया? 31 गुणा 4, यही बचा। 4 एकम 4 और 4 3 12, 124 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। 124 जो है वो हमारे ऑप्शन में है। इसका मतलब 480 में से सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए हैं? 124 अंक प्राप्त किए हैं। इसी शेप पे, इसी पाई चार्ट पे एक क्वेश्चन और है, वो भी हम लिखते हैं। इसी पाई चार्ट पे एक क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीमा ने हिंदी और अंग्रेजी की तुलना में कितने अंक प्राप्त किए अधिक? ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अधिक अंक प्राप्त किए? तो कितने अधिक का मतलब ये है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है हिंदी और अंग्रेजी का अंतर कितना है, यही पूछ रहा है ना। कितने अधिक का मतलब क्या है? अंतर पूछ रहा है। तो मैं आपको अंतर की तरफ क्यों लेके जा रहा हूं? क्योंकि मैं शॉर्ट मेथड आपको बताना चाहता हूं। देखिए, इसका ये तरीका है कि पहले आप हिंदी के मार्क्स ज्ञात कीजिए, फिर आप अंग्रेजी के अंक ज्ञात कीजिए, फिर दोनों को कर दीजिए माइनस। आपको पता चल जाएगा कितने अधिक अंक ज्ञात करने हैं। लेकिन ऐसे नहीं करना है, ऐसे थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, हमें और शॉर्ट करना है। हिंदी और अंग्रेजी की डिग्री यानी कि जो कोण दिए हैं उनका अंतर निकाल लो। ये 108 है, ये 72 है। देखो, समझ रहे हो बात? 108 में से 72 को माइनस कर दीजिए, आगे आपके पास 36 डिग्री। मतलब कि कितने कोण का अंतर है? 36 डिग्री के कोण का अंतर है। अब सिंपल सी बात है, 36 बटा 360 गुणा 480, क्योंकि 36 का तो अंतर है, यानी कि 36 डिग्री तो अधिक है, और कोणों का योग होता है 360 और अंकों का योग हमें दे रखा है 480। ये 36 का 360 से कट गया 10 बार। 36 धाया 360 होता है, 0 से 0 गई कट। 48 अंक अधिक ज्ञात किए हैं। 48 अंक अधिक लिए हैं सीमा ने हिंदी में अंग्रेजी से, यानी कि जितने भी अंक अंग्रेजी में होंगे उससे ज्यादा कितने लिए हैं? 48 लिए हैं। किसमें? हिंदी में। मैं दूसरा मेथड आपको बता चुका हूं। आप पहले हिंदी के मार्क्स ज्ञात कर लीजिए, फिर आप अंग्रेजी के मार्क्स ज्ञात कर लीजिए, फिर दोनों को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए।
समझ रहे हो बात? वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 में करके बताया था। आप कमेंट करके बता दीजिए क्वेश्चन समझाने का तरीका कैसा है, आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लास्ट तक देखना और शेयर जरूर कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल बेस्ड है शॉर्ट ट्रिक पे। आपको अगर शॉर्ट ट्रिक यानी कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आपको पहले से आते हैं तो ही आपसे एग्जाम में जाकर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे, अगर आपने पहली बार ऐसा क्वेश्चन सीधा एग्जाम में देखा है तो आपसे मुश्किल है बहुत ज्यादा सॉल्व होना। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि 4 की घात 97 माइनस 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95, ये अपने को दे रखा है बराबर k डॉट 4 की घात 95। यहां डॉट का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई। तो k का मान हमसे पूछा है। तो देखिए ये जो चीज हमें दे रखी है ना, इसको हमने ध्यान से देखना है कि हम कर क्या सकते हैं। आप 4 की घात 97 को सॉल्व तो करने बैठेंगे नहीं वहां पे। 4 की घात 97 का मतलब है 4 को 97 बार यानी कि 97 बार आपको गुणा करना है। तो ऐसा तो हम कभी भी नहीं करेंगे। आप एक बात ध्यान से देखिए, इधर क्या है, राइट साइड में क्या है, 4 की घात 95 है मेरे पास, समझ रहे हो? तो ये जो दे रखा है मुझे 4 की घात 97 माइनस 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95, इनमें से सबसे छोटा क्या है? घातों में सबसे छोटा क्या है? 95 छोटा है ना, और इधर भी क्या चाहिए? 95। तो मैं बेटा 4 की घात 95 ले लेता हूं कॉमन। कॉमन लिया मैंने, यहां से कितना बचेगा? 4 की घात 2 बचेगा। समझ में आ गई कैसे बचेगा? 95 का 2 से जोड़ कर देंगे, एडिशन कर देंगे, ये बन जाएगा 97। क्योंकि ये इसके साथ जब गुणा होगा, ध्यान से देखिए, 4 की पावर 2 और 4 की घात 95 जब गुणा होगा तो 4 की घात 97 बनेगा। जब आधार बराबर होता है तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। योग होने के बाद ये बन जाएगा 4 की घात 97, ठीक है ना, ये बन गया। अब यहां से देखिए, यहां से जब 95 कॉमन लिया तो 2 बच गया। यहां से 96 में से जब मैं 95 कॉमन लूंगा तो 1 बचेगा, 4 की घात 1 प्लस यहां से 4 की घात 95 पूरा का पूरा कॉमन आएगा तो यहां बचेगा सिर्फ 1, क्योंकि 1 को मैं जब इसके साथ गुणा करूंगा तो ये सेम बन जाएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इस 4 की घात 95 को तीनों के साथ गुणा करके देख लीजिए। तीनों के साथ गुणा करके देखिए ये बन रहा है क्या? अगर बन रहा है तो आपने सही कॉमन लिया है। तो यहां देखिए 4 की घात 2 कितनी होती है? 16। 4 की घात 1 होती है 4 प्लस 1 डॉट 4 की घात 95 हमारा बाहर पड़ा है। हो गया क्वेश्चन। 16 माइनस 4 होता है 12, 12 प्लस 1 होता है 13 डॉट 4 की घात 95। आप ये देखिए k की जगह क्या आ रहा है? k की जगह 13 नहीं आ रहा है क्या? उधर k के साथ गुणा में 4 की घात 95 है, इधर 13 के साथ 4 की घात 95 है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 13। हमारा आंसर क्या होगा? 13। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। बिल्कुल, मतलब ऐसे क्वेश्चंस की आपने अगर प्रैक्टिस की है तो ही आपके दिमाग में जाके वहां एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसको कैसे करना है। अदरवाइज ये क्वेश्चन सिर्फ कई लोग तुक्का लगा के आ जाते हैं, कई लोग छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए, 5a² प्लस 15a माइनस 6b माइनस 2ab क्या होगा? अपने को इसके गुणनखंड करके दिए हुए हैं 4 ऑप्शन में, हमें क्या करना है? इसका गुणनखंड करना है। बीजगणित का क्वेश्चन आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है वो जो सभी का सही होता है। ये वो क्वेश्चन है जो सभी का सही होता है, और जिनके ये भी गलत होते हैं उनका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाता है। ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 5a² प्लस 15a माइनस 6b माइनस 2ab, ठीक है ना। इनमें से और इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 5 से कम 5 और 5 दिए 15। कॉमन हमेशा वो लेना है जो सेम पहाड़े में सेम टेबल में आ जाए। यहां a², यहां a कॉमन ले लो। यहां 5 बाहर आ गया, a² का मतलब है a 2 बार है, 1 बार बाहर बच गया और 1 बार अंदर, ठीक है। 15 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। 5 दिया 15, a अपना बाहर आ गया, अंदर कुछ नहीं बचा। दूसरी बात, इन दोनों में से देखना है क्या कॉमन आ रहा है। देखो दोनों में माइनस दिख रहा है, माइनस निकाल लिया बाहर। 6 और 2 दोनों 2 के पहाड़े से जाते हैं, 2 बार निकाल लिया।
और दोनों में साफ साफ हमें बी दिख रहा है, ये मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का तरीका बहुत सिंपल है, जो पहाड़े सेम हो वो ले लो और जो दिख रहा है साफ साफ दोनों में कॉमन वो निकाल लो बस। यहां से देखो 6 में 2 का भाग दिया, बच गया 3, बी एक ही है बाहर आ गया, यहां बी बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, अंदर सिर्फ ए बचा। क्या बचा? ए। ये देखो a+3 और ये भी क्या है a+3, दोबारा कॉमन ले लो, a+3 कॉमन, यहां से बचा 5a और यहां से बचा -2b। हो गया क्वेश्चन। देखो यहां से a+3 मैंने लिया कॉमन, यहां बचा 5a और यहां बचा -2b, आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? देखिए a+3 5a -2b, ये आपका लास्ट ऑप्शन है जी, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन एज वेल एज इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, स्टेट टेट का या रीट का एग्जाम हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन हर बार आता है। आपको 2 चीजों का खास ध्यान रखना है। यहां आप ये चीज देख रहे हैं, मैं आपको ये समझाने वाला हूं। अगर यहां लिखा 3 और 8, इसका मतलब है √8 यानी कि वर्गमूल 8 की वैल्यू निकालो और किससे गुणा कर दो? 3 से। लेकिन अगर ऐसा लिखा मिल गया, यहां जो ये रूट खत्म होता है यहां इसके ऊपर ही लिखा मिल गया, बिल्कुल ही पास में, और छोटा सा लिखा मिल गया, तो इसका मतलब होता है 8 की घात 1/3। ध्यान रखना, यहां 3 लिखा है तो 1/3 होगा, और अगर यहां 5 लिखा है तो इसका मतलब 1/5 होगा, अगर यहां 2 लिखा है तो 1/2 होगा। यानी कि यहां वर्गमूल के ऊपर पावर में जितनी संख्या लिखी है वो 1 के बटा में आती है, ये ध्यान रखना। अब जब बटे वाली घात होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। ये बीच में आप 8 देख रहे हैं, इसके हमें 3 गुणनखंड करने हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। समझ रहे हो बात? अब मैंने 3 ही गुणनखंड क्यों किए? क्योंकि यहां 3 दिख रहा है मुझे, यहां 5 होता तो मैं 5 गुणनखंड करने की कोशिश करता, लेकिन 8 के वैसे 5 गुणनखंड होते नहीं है। यहां लिख दिया 2 की घात 3 और पावर 1/3। अब 2 की घात 3 का मतलब है 3 बार आ रहा है, ऊपर पावर 1/3 है, ये घात और ये घात हो जाएंगी गुणा, ठीक है ना, और ये कट जाएगा, 2 की घात 1 यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब तो ये है कि √8 को निकालो और 3 से गुणा करो, और इसका मतलब ये है 2। इसका सॉल्व करें तो आंसर कितना आता है? 2। अब इस बात को ध्यान से समझना। अब आप क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। 1 ऊपर वाला पड़ा रहने दो, सबका मालिक 1 है, उसको पड़ा रहने दो। इसका मतलब क्या है? 8/1000 की घात 1/3, इसका मतलब ये है, प्लस 192/3 की घात 1/3, ये मतलब है। इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। इसके गुणनखंड करने हैं आपको, 8 के 3 गुणनखंड करने हैं, ये जितना लिखा होगा उतने गुणनखंड करने हैं। 3 गुणनखंड 8 के क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2, और 1000 के 3 गुणनखंड 10 गुणा 10 गुणा 10, पावर कितनी पड़ी है? 1/3। बहुत ज्यादा डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये कट जाओ, ये काट दो इसको, 3 से 18, 1 बचा, 3 चौके 12, 64 की पावर 1/3। समझ रहे हो? अब देखिए 1/2/10 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3, ये 2/10 2/10 2/10 3 बार आ गया, तो इसको 3 लिख दिया, प्लस 64 की को 3 गुणनखंड करने हैं, 4 की पावर 3 और 1/3। 4 की पावर 3 का मतलब समझते हो? 4 चौके 16, 16 चौके 64, 3 बार गुणा। अब देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। मैंने आपको यहां बता दिया कि जो घात और उसकी घात होती हैं वो गुणा में होती हैं, तो ये 3 और 1/3 जब गुणा करेंगे, 3 और 1/3 जब गुणा करेंगे हर बार कटेगा। ये बच गया 2/10 की घात 1। अब ये 10 कहां जाएगा? ऊपर पलटेगा, 10 जाएगा ऊपर 1 के गुणा में, 10 से कम 10 अपॉन में 2 प्लस 4, कितना बच गया? 5। आंसर आ गया 5 + 4 यानी कि 9। आंसर कितना आ गया? 9। आंसर हमारा 9 है।
इसके ऑप्शन लिखना भूल गया मैं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के ऑप्शन लिखना भूल गया, 2017 में आया हुआ है। इसका आंसर कितना है? 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप ये 1 और ये 2 दूसरी समीकरणें देख रहे हो, आप 2 समीकरणें देख रहे हो, दोनों समीकरणों पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। हमें कह रहा है कि 2x माइनस 3y बराबर 79 और x प्लस 6y बराबर 47 हो तो x माइनस y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x माइनस y ज्ञात करने के लिए हमें x का और y का मान ज्ञात करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और 2 समीकरणों पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है, ये तो आप बिल्कुल लिख लीजिए कि जब क्वेश्चन पेपर रीट का होगा, ठीक है ना, चाहे सीटेट का होगा, कोई भी टेट की परीक्षा होगी, उसमें ये 2 समीकरणों पे बेस्ड मैथ्स में क्वेश्चन 100% आता है। 2 समीकरणों को सॉल्व कैसे किया जाता है उसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, पूरी डिटेल से समझा रहा हूं। आपको दोनों समीकरणें ऐसे लिख लेनी है, दोनों समीकरणें ऊपर नीचे लिख लेनी है हर बार। और करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आप ये देखिए कि दोनों में से आप x को बराबर या y को बराबर कर सकते हैं क्या, किसी संख्या से गुणा करके। देखिए मैं दूसरी संख्या को, दूसरी समीकरण को 2 से गुणा कर दूं तो ये 2x हो जाएगा और ये बराबर हो जाएंगे, मैं ये कह रहा हूं। और अगर मैं पहली समीकरण को 2 से गुणा कर दूं तो ये तो 4 हो जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा, 6, 3 दूनी 6, और ये बराबर हो जाएंगे। अब ये बराबर क्यों करने हैं, ध्यान से सुनिए। मैंने इस समीकरण को 2 से गुणा किया, क्या किया, पहली समीकरण को 2 से। मैं किसी भी समीकरण को गुणा कर सकता हूं। ध्यान ये रखना है कि जो संख्या से आप गुणा कर रहे हो वो दोनों तरफ करना है, बराबर के एक साइड नहीं, दोनों तरफ। 2 को 2 से करेंगे तो क्या होगा, 4, 2 को 3 से करेंगे तो 6, और 2 को जब 79 से करेंगे 2 ने 18, 1 2 7 14 और 1 15, 158। और दूसरी समीकरण सेम टू सेम लिखेंगे, ठीक है ना। अब दोनों समीकरणों को गुणा करने से हुआ ये कि ये देखो 6y माइनस का और ये देखो 6y प्लस का, और इन दोनों समीकरणों को मैं क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। इन दोनों समीकरणों का एडिशन कर रहा हूं। 6y से 6y गया कट, यहां बच गया 5x, क्योंकि ये 4 और 1 कितना हो गया, 5, ठीक है। अगर ये निशान दोनों अलग अलग हैं तो आप योग करोगे और काट दोगे, और अगर ये निशान दोनों सेम हैं तो आप यहां लिखोगे घटाव, यानी कि सब्ट्रैक्शन। वैसे लिखना कुछ नहीं है, ये तो रफ वर्क है, आपको तो ऑप्शन टिक करने हैं, ठीक है ना। इनको जोड़ देते हैं, 8 7 15 हासिल, 1 15 4 19 और 1 20। x का मान आ गया 205 बटा 5, 5 चौके 20, 5 एकम 5। x का मान आ गया 41, सॉरी, x के मान की वैल्यू आ गई 41। मुझे y भी चाहिए, तो x को यहां रख दूं चाहे यहां रख दूं, मेरी मर्जी। x की जगह मैंने 41 रखा दोस्तों, और यहां बच गया 6y इज इक्वल टू 47 माइनस 41। 6y इज इक्वल टू 6 और y की वैल्यू आ गई 1। ये 6 जो है इसके भाग में चला जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। y की वैल्यू आ जाएगी 1। मुझे निकालना है x माइनस y। मैंने x निकाला था 41 और y निकाला था मैंने 1, तो ये बच गया 40। x माइनस y का मान कितना आ गया, 40 आ गया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूं, 2 समीकरणों पे बेस्ड क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि -√3 प्लस 84 प्लस √18√3, और 2-3 रूट यहां अलग अलग लगे हुए हैं। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस की अगर आपने प्रैक्टिस पहले नहीं की है तो बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है तो आपको ये क्वेश्चन चुटकियों में करना आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। आप ये देखिए, ये जो चीज है ये क्या है, मैं इसको लिख रहा हूं 84 प्लस 18√3। इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, रूट सॉल्व करेंगे हम, आप रूट लगा लीजिए चाहे, ठीक है ना, हम बाद में देखेंगे बाकी पोर्शन। देखो 84 को मैंने 81 प्लस 3 लिख लिया। 84 को क्या लिखा मैंने, 81 प्लस 3। अब ये ही क्यों लिखा ये आपको बताता हूं मैं। जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया उनको जल्दी से एक झटके में समझ में आ जाएगा, और जिनको नहीं की है प्रैक्टिस उनको थोड़ा टाइम लगेगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ जाएगा। 81 को लिख लेंगे 9 की स्क्वायर, और 3 को लिख लेंगे √3 की स्क्वायर, ठीक है ना।
9 की स्क्वायर क्या 80 होती है, अंडर रूट 3 की स्क्वायर होती है 3, और इस 18 अंडर रूट 3 को मैं ऐसे लिख लूंगा 2 गुणा 9 गुणा अंडर रूट 3। देखिए मैंने क्या किया है, 9 दूनी 18 ही होता है और अंडर रूट 3 आपका पड़ा है। अब आप यहां देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो बीजगणित में कुछ चीजें ऐसी हैं जहां डायरेक्ट फॉर्मूले यूज नहीं होते, लेकिन बाद में यहां यूज होंगे। तो यहां बन गया 9 प्लस अंडर रूट 3 की होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि ये वाला वर्गमूल गया और यहां हमारे पास बच गया 9 प्लस अंडर रूट 3। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये ऐसा बन गया, तो मैं लिख रहा हूं रूट के अंदर माइनस अंडर रूट 3, ये वाला माइनस अंडर रूट 3 आपका ये पड़ा, और ये सारा पोर्शन सॉल्व हो गया। प्लस के बाद यहां पे क्या आएगा 9 प्लस अंडर रूट 3, प्लस के बाद क्या आया 9 प्लस अंडर रूट 3। ये आप खुद समझदार है, रूट 3 से रूट 3 गया कट, और अंडर रूट में क्या बच गया 9 बच गया, और अंडर रूट 9 कितना होता है 3 होता है, अंडर रूट 9 कितना होता है 3। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन बी टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी है। क्या कह रहा है 3x प्लस 5 की होल स्क्वायर माइनस 60x निम्न में से किसके बराबर है। 4 ऑप्शन में दे दिए और हमें यह बताना है कि इसको सॉल्व करने से क्या आएगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। क्या सिंपल क्वेश्चन है, 3x प्लस 5 की होल स्क्वायर माइनस 60x, ये अपने पास क्वेश्चन है। a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, दोबारा भी लिख देता हूं। a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। यहां देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझ रहे हो। इसको मैंने ओपन किया है और माइनस में क्या पड़ा है 60x, यानी कि 60x सेम टू सेम पड़ा है। यहां मैंने लिखा 3x की स्क्वायर और यहां लिखा 5 की स्क्वायर। ये 5 तिया 15, 15 दूनी 30x बन गया। माइनस में क्या पड़ा है 60x, माइनस में क्या पड़ा है 60x। यहां बन गया 3x की स्क्वायर, यहां बन गया 5 की स्क्वायर। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं सॉरी। यहां बन गया 60 और 30 माइनस करेंगे तो बच जाएगा माइनस का 30x, समझ रहे हो। अब मैं इसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे चारों ऑप्शन जो है वो होल स्क्वायर में है, मुझे इसकी होल स्क्वायर दोबारा बनानी है। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए क्या लिखेंगे, ये सेम लिखेंगे 3x की होल स्क्वायर प्लस 5 की होल स्क्वायर प्लस माइनस 30 को मैं क्या लिख लूंगा 2ab, समझ रहे हो बात। 3 दूनी 6, 6 5 30। इस 30 को मैंने उस तरीके से लिख लिया। क्यों लिखा उस तरीके से, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया 3x माइनस 5 की होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहां प्लस हो तो प्लस a प्लस b की होल स्क्वायर होता है, और माइनस होगा तो क्या बनेगा, ये आपका फॉर्मूला बनेगा माइनस 2ab, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका बी टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बहुत ही इजी है, और मैं मेरी भाषा में ऐसे क्वेश्चन को बोलता हूं फर्जी। बहुत ही फर्जी क्वेश्चन आया है, पता नहीं क्या सोच के 2017 के एग्जाम में एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया है। बहुत ही जीरो लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। 80 का कितना प्रतिशत 80 है। देखो कोई संख्या है 80, कोई संख्या है 80 और उसका कितना प्रतिशत 80 है। देखो 80 का 80 जो है कितने प्रतिशत है, फुल संख्या है, कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कोई चीज है जो 100% होती है, वो 100% ही रहेगी अगर वो सेम डिजिट रहेगी। तो यहां 80 है, कितना प्रतिशत 80 है, ये आपका आंसर आ गया 100%। लेकिन कई बार आपको समझ नहीं आता कि करना कैसे है। देखिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में जहां आपको क्वेश्चन मार्क मिले ना, कितना, क्यों, किसका, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड मिल जाए वहां आप x लिख दीजिए। 80 का की जगह गुणा लगता होता है, आपको पता है। कितना का मतलब x। मैं डिटेल मेथड ज्यादा समझा के राजी हूं, मैं खुश होता हूं डिटेल मेथड समझा के। हालांकि शॉर्ट ट्रिक्स
भी बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूं, लेकिन जो डिटेल मेथड आपको आना चाहिए तभी आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। शॉर्ट ट्रिक कई बार ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन पे लगती है, किसी क्वेश्चन पे नहीं लगती, तो डिटेल मेथड की ज्यादा प्रैक्टिस करें। मेरे नजरिया है, आप अपने नजरिए से जैसे मर्जी कर सकते हैं। कितना का मतलब है x और प्रतिशत का मतलब होता है ये, और बराबर में क्या है 80 है। बस अपने को x का मान निकालना है। तो मुझे बताइए प्रतिशत हटा के क्या लगाते हैं, नीचे 100 लगाते हैं या नहीं लगाते? यहां कुछ मत करिए, 80 ये वाला पड़ा है, ये 100 उधर जाके ऊपर जाएगा और ये 80 नीचे आएगा, ये हो गया कैंसिल, x का मान आ गया 100। ठीक है ना, x का मान क्या आ गया 100। 80 का कितना प्रतिशत? 80 है, तो बेटा 100% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। प्रतिशतता पे तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, वो तो बिल्कुल फिक्स्ड बात है। क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया है। यहाँ पे एक टेलीविजन विक्रेता ने 9600 रुपए की दर से 2 टेलीविजन बेचे, उनमें से एक टेलीविजन पर 20% लाभ और 20% हानि हुई। ऐसा ट्रेंड था बहुत पहले कि सेम प्रतिशत हानि और सेम प्रतिशत लाभ। इसका आंसर कई लोगों को रटा हुआ है, आपको रटना भी चाहिए, वैसे आपको मेथड भी आना चाहिए। देखो ध्यान से, जब आपको सेम प्रतिशत लाभ और सेम प्रतिशत हानि हो, सेम प्रतिशत लाभ और सेम प्रतिशत हानि हो, तो पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको। चलो पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। जितने प्रतिशत लाभ और जितने प्रतिशत हानि, अगर ये सेम हो तो क्या करना है, जैसे 20 है तो 20 की स्क्वायर कर दो और 100 का भाग कर दो। कितना आया? 4% हानि। या ये कह दें कि जो संख्या है ना, 0 छोड़ दो, 2 और 2 का गुणा कर दो या स्क्वायर कर दो, बस सीधा क्या आया? 4% हानि। ऐसी कंडीशन में सीधी क्या होती है? हानि होती है। और कितनी होती है? जो वो संख्या है, जैसे यहां 10 होता तो 10 गुणा 10 बटा 100 1% हो जाता। यहां 30 होता तो 9% हो जाता। ठीक है ना, तो जो अंक दिया हुआ है उसकी स्क्वायर करनी है और कुछ नहीं करना है। लेकिन डिटेल मेथड भी मुझे बताना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। आपको जितनी दर से टेलीविजन बेचा है उसको तो छोड़ ही देना, उससे तो अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को कह रहा है 20% लाभ। मान लो क्रय मूल्य था दोनों टेलीविजन का 100। ठीक है ना, पहला टेलीविजन भी 100 रुपए में खरीदा और दूसरा टेलीविजन भी 100 रुपए में खरीदा। 20% का लाभ पहले टेलीविजन पे हुआ तो 120 हो गया इसका रेट। 80% की हानि हुई दूसरे पे, सॉरी 20% की हानि हुई तो इसका रेट कितना हो गया? 80 रुपए हो गया। पहले उसके पास कितने रुपए थे? 10,000। अब कितने रुपए हैं? 12 8 96, 9600। बताओ लाभ हुआ क्या हानि हुई? पहले 10,000 रुपए लगा के उसने 2 टीवी लिए हैं, 12 8 96, जीरो दोनों लग गई। बताओ हानि कितनी हुई? 400 रुपए की। और हानि जितनी भी हुई है, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ये छठी 7वीं की बुक में आपको मिल जाएगा। 400 बटा क्रय मूल्य कितना है? 10,000 और गुणा कितना? 100। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। ये लो जी 4% की आपकी क्या हो गई? हानि हो गई। हर बार ऐसी कंडीशन में हानि ही होती है जब सेम लाभ और सेम हानि हो। ध्यान रखना, जब सेम लाभ और सेम हानि हो तो इस तरीके से हर बार हानि ही होगी। कितनी हानि होगी? जो ये संख्या का अंक दिया हुआ है ना, 0 को छोड़ के, ठीक है ना, उसका स्क्वायर कर दो बस। अगर ये 15 होता तो 15 की स्क्वायर 225 बटा में 100। बटा में 100 तब लगाना है जब आप पूरी संख्या ले रहे हो। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और काफी पॉपुलर क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपए हो जाए, किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में ब्याज कितना हो जाए? 640 रुपए। तो मूलधन बताइए। 4 ऑप्शन दे दिए हैं हमें और बहुत सिंपल, बिल्कुल जहां से साधारण ब्याज का टॉपिक स्टार्ट होता है वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया, कोई डीप क्वेश्चन नहीं पूछा है 2017 के अंदर। देखो क्या है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है जी? सिंपल इंटरेस्ट का मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, P गुणा R गुणा T बटा 100। इंग्लिश मीडियम में ये बोलते हैं और हिंदी में ये। ब्याज अपने को दे रखा है 640,
मूलधन मुझे ज्ञात करना है, दर मुझे दे रखी है 8%, समय मुझे दे रखा है 5 साल, बटा में 100 आएगा ही आएगा। ये 100 जाएगा 640 के गुणा में, 8 और 5 जाएंगे भाग में, अपने पास मूलधन आ जाएगा। ठीक है, 8 8 64 होता है, समझ रहे हो बात। 0 आ गई, 16 5 80 होता है। 16 5 कितना होता है 80। 16 गुना 100 यानी के 1600 रुपए क्या था, मूलधन था। 1600 रुपए क्या था, मूलधन था। यानी कि जहां से ब्याज का टॉपिक स्टार्ट होता है ना, साधारण ब्याज का, वहां से क्वेश्चन पूछा है आपसे। इतना इजी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए, एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रति वर्ष 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि विश्वविद्यालय में टारगेट रखा कि 10% छात्र जो है वो बढ़ेंगे। यदि वर्ष 2016 में 1500 संख्या थी छात्रों की, तो वर्ष 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने के पश्चात विद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे, 2 साल में कितने विद्यार्थी बढ़ेंगे, हमें तो ये ज्ञात करना है। तो इसको आप चाहे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मान लो टॉपिक, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का मान लो, चाहे आप इसको सिंपल इंटरेस्ट का मान लो। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी जहां से स्टार्टिंग होती है वहां से क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P1 + R/T, R/100 की पावर T माइनस P। P का मतलब मूलधन, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, ये चीज आपके सामने है। तो विद्यालय में टोटल विद्यार्थी पूछे, यानी कि हमसे पूछा है मिश्र धन। हमसे क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है। उसका फॉर्मूला सीधा सा ये लगेगा, ठीक है ना। मूलधन अपने पास कितना है, पहले विद्यार्थी कितने थे 1500, 1 + R यानी कि 10% की वृद्धि है, ठीक है ना, और पावर T, टाइम कितना है 2 साल। 2016 से लेके 2018 में कितने साल बनते हैं, 2 साल बनते हैं। 1 0 से 1 0 काट दो, 1500 गुणा 10 एकम 10 और 1 11, 11/10, 11/10, पावर 2 है ना, इसलिए क्या होगा आगे देखिए। 2 0 से 2 0 गई, हमारे पास बच गया 15 गुणा 121, 11 × 11 क्या होता है 121। तो 15 एकम 15 हासिल 1, 15 दूना 30 और 1 31 हासिल 3, 15 एकम 15 और 3 18, 1815 रुपए। 1815 रुपए नहीं है, यहाँ पे विद्यार्थी हैं। 1815 विद्यार्थी होंगे कब, 2018 में। इसको हम सिंपल इंटरेस्ट से भी कर सकते हैं, साधारण ब्याज से भी कर सकते हैं। 1500 का पहले 1 साल के लिए ब्याज निकाल लो, ऐसे करना है। 1500 का 1 साल के लिए ब्याज 10% की दर से, ये बन गया आपका 150, ठीक है ना। तो 1500 में 150 ऐड कर दोगे, कितने बन गए 1650। ये 1650 होंगे विद्यार्थी 1 साल बाद, यानी कि 2017 में। अब 2018 में कितने होंगे, 1650 का 10% के हिसाब से ब्याज जोड़ दो, ठीक है ना, 165। तो 1650 में आप जब 165 जोड़ने बैठेंगे तो आपके पास 1815 बचेंगे, ठीक है ना। तो 1815 जो है वो विद्यार्थी होंगे 14th क्वेश्चन के अंदर 2018 में, ठीक है। लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। जियोमेट्री में से यानी कि ज्यामिति में से क्वेश्चन आया है 2017 के एग्जाम में। अपने को एक डायग्राम दे रखा है, ये कोण 75 डिग्री, ऊपर वाला कोण 75, ई कोण दे रखा है इधर और इधर बराबर, और ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। और हमसे ये पूछा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की सर्वांग समता का कौन सा प्रतिबंध लागू है। सर्वांग समता को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये 2 ट्रायंगल अपने को कॉन्ग्रुएंट दिए हैं, सर्वांग सम दिए हैं, कौन सा रूल इसमें लागू होगा जिस हिसाब से अपने को दिया हुआ है। आप ये देखिए, ये क्या है कोण, और ये 3 सेंटीमीटर की क्या है भुजा, और ये क्या है कोण। ऊपर से भी देख सकते हैं, ये है आपका कोण, ये है आपकी भुजा, और ये आपका क्या है कोण। तो आप ये देखिए क्रम क्या बनता है, कोण भुजा कोण, समझ रहे हो, कोण भुजा कोण। तो आप देख लीजिए कौन सा क्रम सेट बैठता है, कोण भुजा कोण नियम। ये आपका
आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा समझा दूं, भुजा 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 का मतलब है ट्रिपल एस रूल, साइड साइड साइड। ये तब लगता है जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जब तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर, तीन तीन, ये कुछ और बराबर होती है और ये इसके बराबर कुछ और होती। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जब बराबर होती हैं तब हम भुजा 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 नियम लगाते हैं, ट्रिपल एस। समकोण कर्ण भुजा, इंग्लिश वर्जन है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये तब लगता है जब दोनों त्रिभुजों में एक कोण क्या हो? समकोण हो, यानी कि क्या हो? 90 डिग्री का कोण हो, ये तब लगता है। फिर है भुजा कोण भुजा, जब एक एंगल हो और दो क्या हो? भुजाएं हो। यहां एक भुजा है और दो कोण है, ठीक है ना। चौथा तो आपको पता लग ही गया, इसी क्वेश्चन में आया है। तो ज्यामिति में बिल्कुल सिंपल सा ऊपर ऊपर से ये क्वेश्चन पूछा था रीट 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें ये डायग्राम बना के दिया है और हमसे पूछा है दिए गए चित्र में असमान संपूरक कोणों के सही युग्म। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए संपूरक कोण कौन से होते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों और अंग्रेजों, आपको बता दूं संपूरक कोण होते हैं सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। ये वो कोण है जिसमें दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, या जिन दो कोणों को जोड़ने से एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, एक सरल रेखा बन जाए, उन दोनों कोणों को क्या बोलते हैं? संपूरक कोण, ठीक है ना, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। साथ ही साथ आपको बता दूं पूरक कोण कौन से होते हैं, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं जिनका योग क्या हो? 90 डिग्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका योग 90 डिग्री हो। संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका योग 180 डिग्री हो। तो यहां संपूरक की बात नहीं कर रहा, यहां बात कर रहा है असमान संपूरक। ये बात ध्यान से देखनी है। असमान संपूरक का मतलब ये है दोनों कोण असमान हो, दोनों कोण अलग अलग हो, लेकिन उनका योग क्या हो? 180। कई बार दोनों कोण बराबर बराबर होते हैं और इनका योग 180 हो जाता है, इनको बोलते हैं समान संपूरक। क्या बोलते हैं इनको? समान संपूरक। हमसे कौन से पूछे हैं? असमान संपूरक। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं ऑप्शन बाय ऑप्शन लेके चलता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, DFE, DFE ये वाला कोण, EFA ये वाला कोण, तो दोनों बराबर नहीं है, संपूरक नहीं है, ये तो असमान है, अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है। फिर AFB ये वाला कोण, और साथ में BFD, तो हमारा टिक तो यही होगा जी, असमान संपूरक कोण तो यही है। फिर भी मैं आगे वाले ऑप्शन आपको थोड़े थोड़े बता देता हूं कि क्या है। DFE यही वाला कोण, AFB ये वाला। तो यार देखिए ये दोनों कोण तो संपूरक ही नहीं है, ये दोनों कोण संपूरक ही नहीं है, ये क्वेश्चन यही ऑप्शन टिक गलत हो गया। BFD ये वाला, ठीक है ना, BFD और EFA इसके साथ ये वाला। तो ये देखो ये और ये कोण संपूरक ही नहीं है, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन कौन से हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण है ये। इनके मुंह तो अपोजिट डायरेक्शन में खुल रहे हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर है AFC ये 90 डिग्री, ठीक है। और DFC ये 90 डिग्री, DFC। तो ये तो 90 और ये 90 ये तो बराबर हो गए, ये है समान संपूरक। ये क्या है? समान। अगर यहां असमान की जगह समान संपूरक पूछा जाता तो हम डी ऑप्शन टिक करते, ठीक है ना। तो पूरक और संपूरक कोण क्या होते हैं आपको उम्मीद करता हूं समझ में आगे होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समलंब चतुर्भुज को क्या बोलते हैं अंग्रेजों? ट्रेपेजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। तो एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं पैरेलल लाइंस क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं। समलंब चतुर्भुज ये होता है भाई जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं? समांतर यानी कि पैरेलल होती हैं। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 78 सेंटीमीटर, एरिया इसका दे रखा है हमें
78 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये इसकी ऊंचाई है, मान लो ये हर जगह बराबर ही होगी क्योंकि क्या है ये समांतर भुजाएं। तो बेटा इसके क्षेत्रफल यानी कि एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। मैंने क्या लिखा, P1 प्लस P2। P1 का मतलब पहली पैरेलल लाइन और दूसरी पैरेलल लाइन, ठीक है ना, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो इसमें जो जो कंटेंट आपको पता है वैल्यू पुट कर दो। क्षेत्रफल दे रखा है 78, 1/2, पहली भुजा 10, दूसरी भुजा 16, ऊंचाई हमें नहीं पता। कई लोग यहां से काट देते हैं और वहां गलती हो जाएगी, यहां से मत काटना। 78, 1/2, 16 और 10 26 H, ये बन गया 13। 13 को इधर लाओ, 78/13 बराबर H, 13 छिंग 78, H का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन है क्या, ये राजी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ऊंचाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं करना था, इत्तू सा क्वेश्चन है, चुटकी में हो जाएगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, 56 सेंटीमीटर व्यास वाले, अब व्यास क्या होता है अंग्रेजों, व्यास होता है जी डायामीटर, व्यास क्या होता है, डायामीटर। 56 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त यानी कि सर्कल के आधे भाग की परिधि, ये देखो ये सर्कल है यानी कि वृत्त है, इसके आधे भाग की परिधि, ये यहां से लेके ये निकालनी है अपने को, बाउंड्री निकालनी है, ठीक है ना। अपने को व्यास दे रखा है, आपको ये पता है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। ये पूरे सर्कल का होता है भाई, पूरे वृत्त की परिधि होती है। अपने को क्या चाहिए, आधे भाग की परिधि, तो यहां से 2 का भाग दे देंगे, क्या बच जाएगा, πr। पाई का मान रखा 22/7 और r कितना, r हमारा है 56/2 यानी कि 28, क्योंकि व्यास है ना, ये तो व्यास होता है ये पूरा, इसको आधा कर देंगे तो क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी। आधा करने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग दे दिया मैंने, 7 चौके 28, 22 गुणा 4 88 सेंटीमीटर। ये लो जी, काम हो गया नक्की, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन 1 से लेके 30 थे, लेकिन 18 के बाद जो 12 क्वेश्चन है वो मैथ्स की शिक्षण विधियों के हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा आपके सामने। जो मैथ के कैलकुलेशन यानी कि अंकगणित और बीजगणित के क्वेश्चन थे वो 18 ही क्वेश्चन आए थे 2017 के एग्जाम में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।